नमस्कार दोस्तों, हिम्मत एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारतीय कृषि के बारे में पढ़ाने जाएंगे। इससे पहले भी हमने नदियों के बारे में वीडियो डाली है अपने चैनल पे। अगर आपने उसे नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बातें कम और काम ज़्यादा करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय कृषि, जैसे कि आप सबको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ लगभग 65% जनसंख्या जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में अपनी जीविका निभाती है। यह कई आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विश्व भर में विभिन्न तरीकों से कृषि की जाती है। भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर उत्पादों, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर की मांग के अनुसार कृषि को वर्गीकृत किया जा सकता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, निर्वाह कृषि क्या होती है? जिसमें किसान सिर्फ अपने ज़रूरतों के लिए कृषि करता है। मतलब वो एक छोटे से टुकड़े पे कृषि करता है जिसमें अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इसमें कोई टेक्निक वो अपनाता नहीं है और खेती तकनीकें जो है आदिम और सरल होती हैं। आदिम और सरल का मतलब है कि वो खुद हल चलाता है। लकड़ी के बैलों के द्वारा जो खेती की जाती है उसको हम आदिम और सरल कृषि कहते हैं। किसान ज़्यादातर इसमें तिलहन, दाल, सब्जियों और गन्ने के साथ अनाज की खेती करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल फार्मिंग, वाणिज्य कृषि। यह कृषि निर्वाह खेती के ठीक विपरीत कृषि है। निर्वाह खेती में क्या होता है कि हम अपने लिए खेती करते हैं, पर वाणिज्य कृषि में हम क्या करते हैं? पैसों के लिए खेती करते हैं। मतलब हम खेती भी करते हैं और पैसे भी कमाते हैं। पैसे कमाने के लिए ज़्यादातर उपज बाजार में बेची जाती है। इस प्रणाली में किसान सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और बीज की उच्च उपज वाली किस्मों आदि जैसे का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम बाजार से जो हमारे उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइज़र, कीटनाशक, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिससे हमारी उपज ज़्यादा होती है और हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कपास, जूट, गन्ना, मूंगफली इत्यादि। फिर है हमारा जो हरियाणा और पंजाब है, वाणिज्यिक कृषि के लिए फेमस है। यहाँ क्या होता है, चावल उगाया जाता है ज़्यादा मात्रा में हरियाणा और पंजाब में। तो चावल जो है हरियाणा और पंजाब के लिए एक वाणिज्यिक कृषि है, और जबकि यह उड़ीसा के लिए एक जीविका है। वहाँ पे लोग खाने के अपने लिए खाते हैं, इसको प्रयोग करते हैं, बेचते नहीं हैं। वाणिज्यिक कृषि के अंदर हम रोपण की कृषि भी पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक एकल फसल रोपी जाती है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं हमारे चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि। फिर है मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग। मिश्रित कृषि एक कृषि प्रणाली है जिसमें एक किसान एक साथ विभिन्न कृषि अभ्यास करता है, जैसे कि नकदी फसलें और पशुधन। मिक्स्ड खेती का मतलब है कि कृषि के साथ साथ जो है किसान और काम भी करता है, मतलब और कृषि भी करता है, और कृषि के साथ पशुपालन भी करता है, और भी नकदी फसलें, मतलब उनको बेचता भी है फसलों को। जैसे फसल उगी और वहीं से उसको सेल कर दिया। ठीक है। इसका उद्देश्य विभिन्न स्रोतों के माध्यम से आय में वृद्धि करना है और वर्ष भर पूरे और श्रम मांगों को पूरा करना है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि जो होता है हमारे निर्वाह खेती के ही अंदर आता है वैसे तो। शिफ्टिंग खेती का मतलब है कृषि को स्थानांतरण करना। इसमें किसान जो होता है अपने जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य फसलें उगाते हैं। फिर अगर कुछ टाइम उस पर खेती करने के बाद, उस टुकड़े के
टुकड़े पर खेती करने के बाद तो उसकी उर्वरता, जो मिट्टी की उर्वरता होती है वो कम हो जाती है। तो फिर क्या करता है किसान, उर्वरता कम होने के बाद उस टुकड़े को छोड़कर दूसरे टुकड़े को साफ करने लग जाता है और वहां पे खेती करने लग जाता है। मृदा की उर्वरता कम हो जाने पर किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है, जिससे पैदावार भी ज़्यादा होती है। इससे पैदावार उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी और कृषि से होती है, क्योंकि इसमें हम प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे हल चलाते हैं या फिर कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए जिसमें हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, कीटनाशक वगैरह, तो उसकी पैदावार ज़्यादा होती है। आसाम, ये इम्पॉर्टेंट है। आसाम के वन क्षेत्रों में इसको झूम के नाम से जाना जाता है, झूम के नाम से। ये एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसको पोडू के नाम से जानते हैं। इन क्षेत्रों में शिफ्टिंग की खेती की जाती है। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है शिफ्टिंग खेती को, और झूम कहा जाता है असम के वन क्षेत्रों में। नेक्स्ट है हमारी क्रॉपिंग पैटर्न। भारत में 3 प्रकार के फसलों के मौसम हैं, रबी, खरीफ और जायद। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर कृषि उसमें एग्रीकल्चर है सिलेबस में तो इस ज़रूर पूछा जाता है। रबी की फसलें। रबी फसलों को सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है और अप्रैल से जून तक गर्मी में काटा जाता है। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है रबी की फसलों को और अप्रैल से जून तक गर्मियों में इसको काटा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों इसके मेन एग्जाम्पल हैं। अब है खरीफ। खरीफ की फसलों के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है। खरीफ की फसलें देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून के साथ उगाई जाती हैं, यानी जून की शुरुआत के साथ उगाई जाती हैं। और इनकी कटाई कब होती है? इनकी कटाई होती है सितंबर अक्टूबर के टाइम पे। इसके एग्जाम्पल हैं धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली और सोयाबीन। फिर है जायद फसलें। जायद फसलें क्या होती हैं? जो रबी और खरीफ की फसल ऋतु के बीच का जो टाइम होता है उस टाइम पे हम जायद फसलें उगाते हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। गर्मी में बोया जाता है इस फसल को। यह फसल मार्च से जून तक के कुछ हिस्सों में उगाई जाती है। एग्जाम्पल हैं इसके तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, सब्जियां और चारा फसलें। अब हम पढ़ते हैं भारत में कृषि क्रांतियों की सूची। भारत में कृषि क्रांतियों की सूची। प्रोटीन, फर्स्ट है प्रोटीन रेवोल्यूशन, प्रोटीन क्रांति। प्रोटीन क्रांति किस चीज से रिलेटेड है? उच्च उत्पादन प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित दूसरी हरित क्रांति भी कहते हैं इसको। और इसके फादर या जनक कौन है? पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी। कृषि क्षेत्र में 4% की निरंतर वृद्धि के साथ सरकार ने उच्च उत्पादकता और प्रोटीन क्रांति पर जोर देने के साथ एक प्रौद्योगिकी संचालित दूसरी हरित क्रांति की घोषणा की। ठीक है, येलो रेवोल्यूशन
पीली क्रांति क्या होता है? तिलहन उत्पादन से रिलेटेड है, ऑयल सीड प्रोडक्शन, विशेषकर सरसों और सूरजमुखी के फूलों के लिए, पौधों के लिए पीली क्रांति लाई गई। और इसके जनक कौन है? सैम पित्रोदा। ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? मछली उत्पादन से। इसके फादर कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णन। ब्राउन रेवोल्यूशन, भूरी क्रांति, भूरी क्रांति किससे रिलेटेड है? चमड़ा, कोको, गैर पारंपरिक उत्पाद। गैर पारंपरिक उत्पाद जैसे जो पारंपरिक ट्रेडिशनल ना हो, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एटसेट्रा। गोल्डन रेवोल्यूशन यानी सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे रिलेटेड है? फल, शहद उत्पादन, बागवानी विकास से रिलेटेड है। और इसके जनक हैं निरपक तुतेज। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन सुनहरी क्रांति थी, फल, शहद उत्पादन, बागवानी से रिलेटेड। और गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड, क्योंकि इसमें फाइबर आ गया। और ग्रे रेवोल्यूशन, धूसर क्रांति, उर्वरक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य, ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। धूसर क्रांति, ग्रे रेवोल्यूशन। और गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? प्याज, औषधि और झींगा मछली उत्पादन से रिलेटेड। और इसके जनक कौन है? दुर्गेश पटेल। एवरग्रीन रेवोल्यूशन, सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति, इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत करना, किसानों को ऋण प्रदान करना, वर्षा जल संचयन और कृषि अनुसंधान को बढ़ाना है। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में यह शुरू किया गया था सदाबहार क्रांति। कब? 2007 से 2012 जो पंचवर्षीय योजना हुई थी हमारी 11वीं, उस टाइम पे सदाबहार क्रांति आई थी। सिल्वर रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन, रजत क्रांति। रजत क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन और कुक्कुट उत्पादन, पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड है। और इसके उस टाइम पे जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी, तो इसलिए उनको इसका एसोसिएटेड पर्सन कह सकते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति, एक सिल्वर रेवोल्यूशन है, एक सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन है। रजत फाइबर क्रांति ये है कपास से रिलेटेड। और रजत क्रांति है अंडे और पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड। और रजत फाइबर क्रांति है कपास से रिलेटेड, कंफ्यूज ना होइएगा। रेड रेवोल्यूशन, लाल क्रांति किससे रिलेटेड है? मांस जो लाल लाल होता है, ये टमाटर भी लाल होता है, तो लाल क्रांति टमाटर और मांस से उत्पादन से रिलेटेड है। और इसके फादर कौन है? विशाल तिवारी। राउंड रेवोल्यूशन, आलू राउंड होता है, तो इसलिए इसको गोल क्रांति के अंतर्गत आलू को रखा गया है। व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड और मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन में व्हाइट रेवोल्यूशन आया, मतलब दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति आई। और इसके जनक हैं वर्गीस कुरियन। ग्रीन रेवोल्यूशन, ये बहुत फेमस है, ग्रीन रेवोल्यूशन भारत की पहली क्रांति है ये। और इसको खाद्य अनाज यानी फूड के लिए जो है लाया गया था हरित क्रांति, गेहूं और चावल के लिए स्पेशली। इसके जो जनक हैं वो वर्ल्ड में तो हैं नॉर्मन बोरलॉग, और इंडिया के हैं MS स्वामीनाथन, और UK के हैं विलियम गॉड। ठीक है, इंडिया के कौन है? MS स्वामीनाथन, ये इम्पोर्टेंट है, MS स्वामीनाथन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, जिनको अगर कोई एग्ज़ाम देना है उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इसके अगर इससे पहले भी हमने एक नदियों के ऊपर वीडियो बनाई है, उसे देखना ना भूलें, उसे भी देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं। एंड इसके बाद भी हम अगली वीडियो बनाएंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं इस कृषि से रिलेटेड, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत।